नमस्कार। आज जून 27, 2025 है और दुनिया भर में और जाहिर है भारत में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। वेस्ट एशिया में तनाव बहुत बढ़ गया है। एससीओ में भारत का एक कड़ा रुख देखने को मिला। एक बड़ी इंडिया यूएस ट्रेड डील की बातें हो रही हैं और भी बहुत कुछ है। जी हाँ, बिल्कुल। स्थिति काफ़ी उलझी हुई है। आज की चर्चा यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम जीएस पेपर 1, 2 और 3 के कई अहम विषयों पर बात करेंगे। ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये वो विश्लेषण है जो परीक्षा में मदद करेगा। और ये सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल की पेशकश है। हाँ, और जैसा शकुंतला देवी ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू स्कूल एंड गेटिंग अ डिग्री, इट्स अबाउट वाइडनिंग योर नॉलेज एंड एब्जॉर्बिंग द ट्रूथ अबाउट लाइफ। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई को समझें, अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाएं। बिल्कुल। तो हम सिर्फ तथ्य नहीं देखेंगे, बल्कि उनके बीच के कनेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन मुख्य विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जी, तो जीएस पेपर 2 के तहत हम वेस्ट एशिया के हालात, एससीयू में भारत के स्टैंड, इंडिया यूएस ट्रेड डील की संभावनाओं और आईबीपीएस परीक्षाओं में आधार ऑथेंटिकेशन के इस्तेमाल पर बात करेंगे। फिर ओडिशा में हुई एक दुखद घटना और छत्रपति शाहू महाराज की विरासत पर भी चर्चा होगी। हाँ, और जीएस पेपर 3 में हम एचएसबीसी पीएमआई डेटा से भारतीय अर्थव्यवस्था के संकेतों को समझेंगे। एफएटीएफ की नई रिपोर्ट जो प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग पर है उसे देखेंगे। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन के लॉन्च और भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम पर भी बात करेंगे। और आखिर में जीएस पेपर 1 से जुड़े कुछ विषय भी हैं, जैसे गांधी जी और नारायण गुरु की मुलाकात के 100 साल, पूरी रथ यात्रा का आगाज और सलखन फॉसिल पार्क का यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होना। साथ ही हाल के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर भी एक नजर डालेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा गर्म मुद्दे से, वेस्ट एशिया। जो हालात हैं उन्हें ऑन द ब्रिंक कहा जा रहा है। हमने देखा ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये इजराइल का था। फिर यूएस का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें फोर्डो, नतांज, इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर ईरान का जवाब आया ऑपरेशन अनंसिएशन ऑफ विक्ट्री के रूप में। ये नाम ध्यान रखने होंगे, ऑपरेशन अनंसिएशन ऑफ विक्ट्री। जी, और इसमें यूएस बेस अल उदेद एयरबेस जो कतर में है उसे निशाना बनाया गया। अल उदेद एयरबेस कतर। फिलहाल एक सीजफायर संघर्ष विराम है, लेकिन बहुत ही नाजुक लग रहा है। नेताओं के बयान भी काफी सख्त रहे हैं, खामेनेई और ट्रंप दोनों की तरफ से। ये दशकों पुरानी दुश्मनी है। इसमें परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रॉक्सी फोर्सेस का इस्तेमाल है, परमाणु वार्ता का टूटना और यूएस का वो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, ये सब इसके पीछे के कारण हैं। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा का सवाल उठता है ना? बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जरा सी भी गड़बड़ी मतलब तेल की कीमतों में भारी उछाल। अनुमान है कि 100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकता है। भारत अपना 80% तेल आयात करता है, तो सोचिए रुपए पर, महंगाई पर कितना असर पड़ेगा। हाँ, ये तो बड़ी चिंता की बात है। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? भारत ने अपने तेल स्रोतों का डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश तेज की है। रूस और यूएस से आयात बढ़ाया गया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी हमारे पास हैं। मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी आया था इसी संदर्भ में। और दूसरा बड़ा पहलू है भारतीय डायस्पोरा की सुरक्षा का। मिडिल ईस्ट में लगभग 8.8 मिलियन भारतीय रहते हैं। जी, एक बहुत बड़ी संख्या है और इसीलिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। फिर से दोहराता हूं, ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। कतर में भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी की थी। ये मानवीय पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। डिप्लोमेसी के स्तर पर भी ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इजराइल, ईरान जिसके साथ हमारा चाबहार पोर्ट का एंगेजमेंट है, और यूएस जिसके साथ ट्रेड डील चल रही है, सबके साथ रिश्तों को साधना, ये तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। और यहीं पर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता की पॉलिसी सामने आती है। एससीओ में जो इजराइल की निंदा वाला बयान था, उससे भारत का एब्सटेन करना यानी दूरी बनाना इसी का एक उदाहरण है। भारत किसी गुट के दबाव में आए बिना अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। तो ये जो वेस्ट एशिया का संकट है, ये एक तरह से भारत की विदेश नीति का स्ट्रेस टेस्ट है। इसमें बहुसंरेखित कूटनीति, ऊर्जा विविधीकरण, समुद्री सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की जरूरत साफ दिखती है। यूपीएससी जीएस2 आईआर के लिए ये बहुत अहम मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। नाजुक शांति है, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बना हुआ है और भारत को बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। अच्छा, अब एससीओ पर आते हैं।
किंगदाओ चाइना में जो एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, वहां भारत ने जॉइंट कम्युनिके यानी संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये भी एक बड़ा कदम था। इसका क्या कारण था? इसके पीछे मुख्य वजहें थीं आतंकवाद पर जो भाषा इस्तेमाल की गई थी। भारत को वो कमजोर लगी। खासकर पहलगाम में जो हमला हुआ था अप्रैल 22 को, जिसमें 26 जाने गई थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली थी, उसकी स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की गई थी। और बलूचिस्तान का भी एक अप्रत्यक्ष संदर्भ था जिस पर भारत को आपत्ति थी। तो भारत ने वहां अपनी बात रखी। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में साफ कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी अस्वीकार्य है। उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई जैसे ऑपरेशन सिंदूर, दोबारा कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर का बचाव किया और जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। ये भी भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता दिखाने का एक और उदाहरण लगता है। जैसे 2023 एससीओ समिट में बीआरआई का समर्थन नहीं करना या हाल ही में इजराइल पर एससीओ बयान से परहेज करना। बिल्कुल, ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। भारत अपने मुख्य हितों और संप्रभुता की रक्षा को सर्वोपरि रख रहा है। हालांकि एससीओ के भीतर द्विपक्षीय बैठकें भी हुईं, जैसे चीनी रक्षा मंत्री के साथ गलवान के बाद पहली मुलाकात हुई। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के साथ सू-30 MKI अपग्रेड पर बात हुई। तो भारत इश्यूज को कंपार्टमेंटलाइज भी कर रहा है। मतलब जहां असहमत हैं वहां स्टैंड ले रहे हैं और जहां सहयोग संभव है वहां बातचीत भी कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत अब बैलेंसिंग पावर से लीडिंग पावर की भूमिका की तरफ बढ़ रहा है, भले ही इससे कुछ देशों के साथ थोड़े फ्रिक्शन क्यों न हो? ये एक महत्वपूर्ण व्याख्या है। भारत एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वो अपने हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। हाँ, इससे कभी-कभी अलगाव का जोखिम जरूर होता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता का संदेश शायद ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये भी GS2IR के लिए एक अहम डेवलपमेंट है। चलिए अब थोड़ा आर्थिक मोर्चे पर चलते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील की बहुत चर्चा है, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने वेरी बिग वन, ग्रेट डील कहा है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में वॉशिंगटन में है भी। जी, और ये बातचीत अहम इसलिए भी है क्योंकि यूएस ने भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 16% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसकी डेडलाइन जुलाई 9, 2025 है। तो एक तरह से अर्ली हार्वेस्ट डील की जरूरत महसूस हो रही है। इसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं? स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, यूएस की मुख्य मांगे हैं मार्केट एक्सेस, बाजार पहुंच को लेकर, खासकर कृषि क्षेत्र में, जैसे जीएम फसलें, मक्का, सोयाबीन, जो भारत के लिए एक तरह से रेड लाइन है। डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, खासकर ईवीज, चिकित्सा उपकरण, शराब, इन सब पर यूएस टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, गैर टैरिफ बाधाएं कम करवाना चाहता है। और भारत की तरफ से क्या मांगे हैं? भारत चाहता है ड्यूटी कंसेशंस मिले, खासकर अपने श्रम गहन क्षेत्रों के लिए, जैसे कपड़ा, रत्नाभूषण, चमड़ा, वस्त्र और कृषि उत्पाद जैसे झींगा, अंगूर, केले। साथ ही भारत चाहता है कि यूएस स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ वापस ले और जो नए टैरिफ की बात हो रही है उससे छूट मिले। तो सबसे बड़ी बाधाएं कृषि और डेयरी ही लगती हैं, क्योंकि भारत की लगभग 45% वर्कफोर्स इसी पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। लेकिन इस डील का महत्व सिर्फ व्यापार संतुलन से कहीं ज्यादा है। भारत के लिए ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, चीन से सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की जो चाइना +1 रणनीति है, उसका हिस्सा है। लक्ष्य है द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा $191 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $500 बिलियन करना। और यूएस के लिए? यूएस अपना व्यापार घाटा कम करना चाहता है, जो 24-25 में 41.18 बिलियन था और भारत के बड़े बाजार तक पहुंच चाहता है। वाणिज्य मंत्रालय का रुख है कि भारत डील के लिए कीन बट नॉट डेस्परेट है, यानी उत्सुक है पर बेताब नहीं। ये सिर्फ एक व्यापार सौदा नहीं, ये इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी की नींव का भी हिस्सा है। ये GS2IR और GS3 इकोनॉमी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब गवर्नेंस से जुड़े एक सुधार की बात करते हैं। वित्त मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS को उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण, आधार ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। एक गजट अधिसूचना आई है इस बारे में। जी, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रतिरूपण, इम्पर्सोनेशन और धोखाधड़ी जैसी गड़बड़ियों को रोकना।
बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, BFSI सेक्टर के लिए ये काफी अहम है। SSC ने भी ऐसा ही फैसला लिया है और ये स्वैच्छिक आधार पर होगा। ये काम कैसे करेगा, मतलब प्रक्रिया क्या होगी? ये आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स 2020 के तहत किया जाएगा। 2 तरीके हैं इसमें, एक है येस नो ऑथेंटिकेशन और दूसरा है eKYC ऑथेंटिकेशन। इसे MeitY और UIDAI ने अप्रूव किया है। तो ये गुड गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल हुआ। इसके फायदे क्या दिखते हैं? फायदे तो हैं, प्रक्रिया सरल होगी, तेज होगी, प्रशासनिक बोझ कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और सिस्टम में विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन इसका स्वैच्छिक होना महत्वपूर्ण है ताकि गोपनीयता और कानूनी चुनौतियों के बीच संतुलन बना रहे। वैकल्पिक आईडी जैसे पैन या पासपोर्ट का विकल्प भी खुला रखा गया है। हाँ, ये आधार को एक मूलभूत डिजिटल पहचान के रूप में इंटीग्रेट करने की जो बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, उसी का हिस्सा लगता है। लेकिन इसमें हमेशा वो दक्षता बनाम निजता का अधिकार, KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाला तनाव बना रहता है। UPSC के लिए शासन और अधिकारों के बीच इस टेंशन को समझना जरूरी है। ये GS2 गवर्नेंस का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली खबर पर आते हैं। उड़ीसा के गंजाम जिले के खारीगुम्मा गांव में 2 दलित पुरुषों बाबूला नायक 54 और बुलू नायक 42 पर बर्बर हमला हुआ। उन पर मवेशी तस्करी का शक था। जी, ये बहुत ही भयानक घटना है। कथित गोरक्षकों ने पहले उनसे 30,000 रुपए मांगे, फिर उन्हें बुरी तरह पीटा, उनके सिर आधे मूंड दिए, टॉर्चर्ड, और फिर उन्हें घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने पर मजबूर किया गया, करीब 1 किलोमीटर तक। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस पे क्या कार्रवाई हुई है? राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? FIR दर्ज कर ली गई है और 6 से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि जबरन वसूली मुख्य मकसद था और गोरक्षा का सिर्फ बहाना बनाया गया। राजनीतिक तौर पर भी इसकी निंदा हुई है। हाँ, कांग्रेस नेता निरंजन पटनायक ने बयान दिया है कि हेट नॉर्मलाइज्ड, कास्ट वायलेंस राइजिंग, और मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए। ये घटना किन बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करती है? देखिए, इसमें कई परतें हैं। एक तो है काउ विजिलेंटिज्म का मुद्दा, जो 2014 के बाद बढ़ा है और अक्सर कमजोर समुदायों जैसे मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाता है। दूसरा, जातिगत अत्याचारों की निरंतरता। जिस तरह से अपमानित किया गया, सिर मूंडना, रेंगवाना, ये जाति आधारित पूर्वाग्रहों को दिखाता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा? हाँ, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। ये घटना उन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये GS2 सोशल जस्टिस और GS1 इंडियन सोसाइटी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। इसमें जातिगत पूर्वाग्रह और हथियारबंद सतर्कता का एक खतरनाक गठजोड़ दिखता है। हो सकता है कि मकसद जबरन वसूली हो, लेकिन सजा देने का तरीका साफ तौर पर जाति आधारित अत्याचार है। ये दिखाता है कि कैसे सतर्कता, आपराधिक जबरन वसूली और जातिवादी हिंसा के लिए एक सुविधाजनक बहाना बन जाती है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक राजनीतिक विकृति है। आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक महान समाज सुधारक को याद करते हैं। 26 जून को छत्रपति शाहू महाराज की 151वीं जयंती थी, जिसे महाराष्ट्र में सोशल जस्टिस डे, सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। जी, छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने कोल्हापुर रियासत पर 1894 से 1922 तक शासन किया, एक दूरदर्शी शासक और समाज सुधारक थे। उन्हें अक्सर फादर ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण के जनक कहा जाता है। उन्होंने 26 जुलाई 1902 को, तारीख फिर से दोहरा रहा हूं, 26 जुलाई 1902 सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण लागू किया था। उनका तर्क था कि कमजोर घोड़ों को अलग आहार चाहिए। बिल्कुल, और सिर्फ आरक्षण ही नहीं, उन्होंने शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया, स्कूल ना भेजने पर जुर्माना भी लगाया
उन्होंने दलित, मुस्लिम, जैन, मराठा सभी समुदायों के लिए छात्रावास बनवाए। उनके सामाजिक सुधार भी काफी क्रांतिकारी थे उस समय के हिसाब से। बहुत क्रांतिकारी। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। 1917 में बाल विवाह पर रोक लगाई, देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1920 में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए सार्वजनिक कुओं, स्कूलों तक समान पहुंच सुनिश्चित की। और उन्होंने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को भी चुनौती दी थी। वेदोक्त विवाद का जिक्र आता है। जी हाँ, वेदोक्त विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब ब्राह्मण पुजारियों ने गैर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उन पुजारियों को हटा दिया और एक मराठा विद्वान को क्षत्रिय जगत गुरु की उपाधि दी। उन्होंने सामाजिक धार्मिक शक्ति संरचनाओं को सीधे चुनौती दी। आज के समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है? उनके सिद्धांत सामाजिक न्याय, सकारात्मक कार्रवाई, समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता, ये सब हमारे संविधान के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे राज्य की शक्ति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी समर्थन किया था। उनकी शिक्षा और मूक नायक समाचार पत्र के लिए वित्तीय सहायता दी थी। उनका जीवन और कार्य आज भी एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए एक स्थायी रोडमैप प्रदान करते हैं। ये UPSC GS1 हिस्ट्री और सोशल इश्यूज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब हम GS पेपर 3 के विषयों की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जून महीने के HSBC फ्लैश परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के आंकड़े आए हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं इनसे? आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स यानी समग्र उत्पादन सूचकांक 61.0 61.0 पर पहुंच गया है, जो मई में 59.3 था। ये पिछले 14 महीनों का उच्चतम स्तर है। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का क्या हाल है? मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.4 पर है, जो अप्रैल 2024 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन है। और सर्विसेज PMI 60.7 पर है, जो 10 महीनों का उच्चतम स्तर है। तो आंकड़े दोहराता हूं, कंपोजिट 61.0, मैन्युफैक्चरिंग 58.4, सर्विसेज 60.7। ये ग्रोथ आ कहां से रही है? व्हाट आर द ड्राइवर्स? दो मुख्य बातें दिख रही हैं। एक तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। सितंबर 2014 के बाद से निर्यात ऑर्डर में सबसे मजबूत वृद्धि देखी गई है। और दूसरा, मजबूत घरेलू मांग बनी हुई है, जिसके चलते भर्ती में भी तेजी आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो रिकॉर्ड रोजगार वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन क्या कोई चिंता की बात भी है? हाँ, एक चीज है, कॉन्फिडेंस डिप्स देखी गई हैं। व्यापारिक विश्वास 2 साल के निचले स्तर पर हैं, खासकर सर्विस प्रोवाइडर्स में। ये शायद वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से है। अच्छी बात यह है कि मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है। इनपुट कॉस्ट्स 10 महीनों में सबसे धीमी गति से बढ़ी हैं। जी, तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, वो लचीली साबित हो रही है। रिकॉर्ड निर्यात प्रदर्शन बहुत इनकरेज करने वाला है, लेकिन भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है। शायद वेस्ट एशिया के हालात, US इंडिया ट्रेड डील की अनिश्चितता और दूसरे भूराजनीतिक तनावों के कारण। नीति निर्माताओं के लिए ये एक दुविधा वाली स्थिति है। वर्तमान प्रदर्शन बनाम भविष्य का विश्वास। UPSC GS3 इकोनॉमी के लिए विश्लेषण महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े एक और अहम विषय पर आते हैं। FATF की नई रिपोर्ट, ये प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग पर है। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये रिपोर्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग एंड सैंक्शंस इवेजन स्कीम्स। इसमें बताया गया है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, सामूहिक विनाश के हथियार के वित्त पोषण को रोकने में काफी कमजोरियां हैं। रिपोर्ट में क्या मुख्य बातें सामने आई हैं? सबसे चिंताजनक बात यह है कि फैट मूल्यांकन में केवल 16% देश ही इस मामले में प्रभावी पाए गए, इमीडिएट आउटकम 11। रिपोर्ट में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया का खास तौर पर जिक्र है, जिसने अवैध गतिविधियों से अरबों डॉलर कमाए हैं। जैसे फरवरी 2025 में बाइबिट क्रिप्टो एक्सचेंज से 1.5 बिलियन की चोरी का आरोप। ये फाइनेंसिंग होती कैसे है? बचने के तरीके क्या अपनाए जाते हैं? रिपोर्ट में कई तरीके बताए गए हैं, जिन्हें टाइपोलॉजीज कहा गया है, जैसे मध्यस्थों का उपयोग यानी फ्रंट या शेल कंपनियां बनाना, बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन BOI यानी असली मालिक की जानकारी को छुपाना, वर्चुअल एसेट्स आभासी संपत्ति का दुरुपयोग जैसे क्रिप्टो वॉलेट्स और मिक्सर्स का इस्तेमाल करना, और मैरीटाइम शिपिंग सेक्टर समुद्री शिपिंग क्षेत्र का दुरुपयोग जैसे जहाज़ों की IDs में हेरफेर करना, शिप टू शिप ट्रांसफर्स करना। तो FATF की सिफारिशें क्या है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? फैट जोर दे रहा है कि देशों को रिस्क बेस्ड अप्रोच, जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत करना होगा। भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। हमें अपनी प्रणाली को और मजबूत करना होगा।
लेकिन फैट्स का एक और पहलू भी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन पर उनका अपडेटेड मार्गदर्शन। हाँ, ये एक विरोधाभासी पहल लगती है, लेकिन जरूरी है। फैट्स कहता है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच का दुरुपयोग करके गरीब या कमजोर आबादी को वित्तीय प्रणाली से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, जिसे डी रिस्किंग कहते हैं। तो चुनौती ये है कि सख्त निगरानी, WMD फाइनेंसिंग रोकने के लिए और वित्तीय समावेशन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। RBI और सेबी जैसी संस्थाओं के लिए ये एक बड़ी पॉलिसी चैलेंज है। उन्हें एक ऐसी परिष्कृत जोखिम आधारित प्रणाली बनानी होगी जिसमें अलग-अलग स्तर के नियंत्रण हो। ये UPSC GS3 सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों के लिए प्रासंगिक है। बिल्कुल। अब भारत के अपने समुद्री क्षेत्र के वित्त पोषण की बात करते हैं। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन SFCL का उद्घाटन हुआ है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड SFCL का उद्घाटन किया है। ये भारत की पहली विशेष मैरीटाइम NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड SDCL हुआ करती थी। हाँ, पहले SDCL थी। अब इसे RBI ने NBFC के रूप में पंजीकृत किया है जून 19 2025 को। इसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE का दर्जा भी मिला है। इसकी पूंजी कितनी है और इसका काम क्या होगा? इसकी शुरुआती अधिकृत और चुकता पूंजी 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़। इसका मुख्य काम समुद्री उद्योग में विशेष वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करना है। ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रदान करेगी। इससे फायदा किसे मिलेगा? इसका लाभ प्रमुख और छोटे बंदरगाह प्राधिकरणों, शिपिंग कंपनियों, समुद्री MSMEs और स्टार्टअप्स, शिपयार्ड्स और समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों को मिलेगा। ये इनलैंड वाटरवेज, अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाहों पर नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और क्रूज पर्यटन को भी समर्थन देगी। ये सरकार के मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 का एक हिस्सा है। तो ये पिछले SDCL मॉडल से अलग कैसे है? ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। पिछला SDCL मॉडल मुख्य रूप से स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs को इक्विटी सपोर्ट देता था, लेकिन SFCL एक प्रोफेशनल वित्तीय मध्यस्थ की तरह काम करेगी। ये बाजार से धन जुटा सकती है, जैसे बॉन्ड जारी करके। ये एक ज्यादा स्थायी, स्केलेबल और बाजार संचालित मॉडल है। ये निष्क्रिय अनुदान आधारित दृष्टिकोण से हटकर सक्रिय ऋण आधारित दृष्टिकोण की ओर एक कदम है। सागरमाला कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करने के लिए ये जरूरी था। ये UPSC GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, ये मैरिटाइम सेक्टर के फाइनेंसिंग के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। TTS कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, इसका संचालन शुरू हो गया है। जी, ये जुलाई 2024 में अपनाई गई थी और अब ये ऑपरेशनल हो गई है। इसका उद्देश्य एक विनियमित राष्ट्रीय कार्बन मूल्य निर्धारण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। ये काम कैसे करेगी? इसका तंत्र क्या है? इसमें एक ड्यूअल मैकेनिज्म है, यानी दोहरी व्यवस्था। पहला है कंप्लायंस मैकेनिज्म, अनुपालन तंत्र। ये एक तरह से राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है। ये ऊर्जा गहन उद्योगों जैसे स्टील, सीमेंट, बिजली संयंत्रों के लिए अनिवार्य होगा। क्या ये कैप बेस्ड सिस्टम है? नहीं, ये रेट बेस्ड सिस्टम है, पूर्ण कैप आधारित नहीं। इसका मतलब है कि ये उत्सर्जन तीव्रता, इमिशंस इंटेंसिटी पर ध्यान केंद्रित करेगा, यानी प्रति यूनिट उत्पादन पर कितना उत्सर्जन हो रहा है। ये भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। जो उद्योग अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा है वॉलंटरी ऑफसेट मैकेनिज्म, स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र। ये उन क्षेत्रों के लिए है जिन पर अनिवार्य लक्ष्य लागू नहीं होते, जैसे कृषि, वानिकी, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा। इन क्षेत्रों में जो परियोजनाएं GHG उत्सर्जन कम करेंगी या हटाएंगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्यापन के बाद वे भी ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इसका संस्थागत ढांचा कैसा है? कौन इसे चलाएगा? इसके लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर द इंडियन कार्बन मार्केट NSCICM बनाई गई है, जो शीर्ष निकाय है। इसके सहाध्यक्ष विद्युत और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव होंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE इसका प्रशासक होगा, जो लक्ष्य निर्धारित करेगा और मानक विकसित करेगा। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया GCI आधिकारिक रजिस्ट्री होगी, जो क्रेडिट जारी करेगी और ट्रैक करेगी। और ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होंगे, जैसे पावर एक्सचेंज। इस योजना का महत्व क्या है? ये भारत की जलवायु नीति में एक परिवर्तनकारी कदम है। ये मौजूदा तंत्रों जैसे PAT, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड और RECs, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स को एकीकृत करता है। ये भारत के NDC लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।
एनडीसी लक्ष्य है 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करना। तो ये उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित करेगा? कार्बन पर एक मूल्य लगाकर ये उद्योगों को डीकार्बनाइज करने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन देगा। उत्सर्जन में कमी करना अब लागत नहीं बल्कि राजस्व कमाने का जरिया बन सकता है। इससे हरित निवेश और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। योजना का डिजाइन रेट बेस्ड होना, वॉलंटरी मार्केट का होना, ये क्या दर्शाता है? ये भारत की व्यावहारिक नीति पसंद को दर्शाता है। भारत आर्थिक विकास और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो CBDRCC सिद्धांत के अनुरूप है। ये UPSC GS3 एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, ये देखना होगा कि ये योजना जमीन पर कितनी प्रभावी होती है। बिल्कुल। अब हम GS पेपर 1 के कुछ विषयों पर आते हैं। भारतीय विरासत, संस्कृति और समाज से जुड़े मुद्दे। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की शताब्दी मनाई जा रही है, महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु की मुलाकात। जी, प्रधानमंत्री ने 24 जून 2025 को इस ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ये मुलाकात 12 मार्च 1925 को शिवगिरी मठ, वर्कला, केरल में हुई थी। तारीख और स्थान फिर से दोहराता हूँ, 12 मार्च 1925, शिवगिरी मठ, वर्कला, केरल। ये मुलाकात किस पृष्ठभूमि में हुई थी? ये वैक्रोम सत्याग्रह के दौरान हुई थी, जो मंदिरों की सड़कों पर अछूतों के प्रवेश के अधिकार के लिए लड़ा जा रहा था। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? क्या उनके विचारों में कोई मतभेद था? हाँ, विचारों का टकराव और अभिसरण दोनों देखने को मिले। दोनों अहिंसा के समर्थक थे, दोनों ने वैक्रोम सत्याग्रह का समर्थन किया और दोनों धर्मांतरण को लेकर चिंतित थे। लेकिन मुख्य मतभेद था जाति व्यवस्था की प्रकृति और उसके उन्मूलन के मार्ग को लेकर। गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता का समाधान वर्णाश्रम धर्म के ढांचे के भीतर ही हो सकता है। व्यवस्था में सुधार करके इस पाप को दूर किया जा सकता है। उन्होंने पेड़ के पत्तों का रूपक इस्तेमाल किया था कि जैसे पत्ते अलग अलग होते हैं पर पेड़ एक है। और नारायण गुरु का क्या कहना था? नारायण गुरु जाति व्यवस्था के पूर्ण विनाश के पक्ष में थे। वो इसे एक अन्यायपूर्ण, तर्कहीन और अवैज्ञानिक संस्था मानते थे। उन्होंने गांधी जी के पेड़ के पत्तों वाले रूपक का जवाब पेड़ के रस के प्रतिरूपक से दिया कि जैसे सभी पत्तों में रस एक ही होता है, वैसे ही सभी मनुष्य मौलिक रूप से समान हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुक्ति शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से मिलेगी। उनका क्रांतिकारी नारा था, उरु जाति, उरुमथम, उरु देवम, मनुष्यनु। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानव के लिए। ये तो बहुत गहरा दार्शनिक मतभेद था। बिल्कुल। ये मुलाकात आधुनिक भारत के बौद्धिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। माना जाता है कि गुरु के तर्कों ने गांधी जी को भी प्रभावित किया। ये एक तरह से गांधी अम्बेडकर बहस का दार्शनिक अग्रदूत था। ये सुधारवाद बनाम कट्टरपंथ के बीच मूलभूत दार्शनिक तनाव को उजागर करता है, जो आज भी सामाजिक न्याय पर बहस को आकार देता है। ये UPSC GS1 मॉडर्न हिस्ट्री और सोशल इश्यूज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सच में बहुत ही विचारोत्तेजक संवाद रहा होगा। अब कुछ और छोटी मगर महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। कल्चरल और ज्योग्राफिकल स्निपेट्स। जी, सबसे पहले तो आज 27 जून से पूरी ओडिशा में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। ये 9 दिवसीय त्योहार है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों में गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इसकी शुरुआत नवजोबन दर्शन से होती है। आज ओडिशा और मणिपुर में बैंक अवकाश भी है। ये UPSC GS1 आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। और दूसरी खबर है सलखन फॉसिल पार्क के बारे में। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की टेंटेटिव लिस्ट, संभावित सूची में शामिल किया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सलखन फॉसिल पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और विंध्य रेंज के बीच। स्थान फिर से नोट करें, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश। इसकी खासियत क्या है? ये दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ लगभग 1.4 बिलियन या 1.4 बिलियन वर्ष पुराने स्ट्रोमाटोलाइट जीवाश्म पाए गए हैं, जो प्रोटेरोजोइक ईयॉन के हैं। ये प्राचीन साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनाए गए थे और पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती प्रमाणों में से हैं। तो क्या ये अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है? नहीं, अभी नहीं। ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना पहला कदम है। अब उत्तर प्रदेश सरकार और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज मिलकर स्थायी सूची के लिए एक विस्तृत डोजियर तैयार कर रहे हैं। ये UPSC GS1 ज्योग्राफी हेरिटेज और GS3 एनवायरनमेंट दोनों के लिए प्रासंगिक है। अच्छा,
और हाल ही में 5 विधानसभा उपचुनावों के नतीजे भी आए हैं। जी, 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें आम आदमी पार्टी एपी को 2 सीटें मिली हैं। लुधियाना पश्चिम पंजाब और विसावदर गुजरात में एपी जीती। काडी एससी गुजरात में बीजेपी, नीलांबुर केरल में कांग्रेस और कालीगंज पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीती है। ये नतीजे राजनीतिक रुझानों का एक छोटा सा संकेत देते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के विस्तृत विश्लेषण के मुख्य बिंदु। अब समय है प्रीलिम्स कॉर्नर का, जहां हम आज चर्चा किए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी से दोहराएंगे। बिल्कुल। तो मुख्य बातें थीं। ऑपरेशंस, ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएस, ऑपरेशन अनाउंसिएशन ऑफ विक्ट्री ईरान, ऑपरेशन सिंधु इंडिया इवैक्यूएशन, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया काउंटर टेरर। लोकेशंस, फोर्डो नतांस इस्फहान ईरान न्यूक्लियर साइट्स, अल उदेदा एयरबेस कतर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चिंगडाओ चाइना एससीओ मीट, चबाहार पोर्ट ईरान, गंजम ओडिशा, कोल्हापुर महाराष्ट्र, शिवागिरी मठ वर्कला केरला, गांधी गुरु मीट, पुरी ओडिशा, सोनभद्रा यूपी सलखान पार्क। ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स रिपोर्ट्स, एससीओ, आईबीपीएस, एफएटीएफ प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग रिपोर्ट, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन एसएफसीएल, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस, एचएसबीसी पीएमआई, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। की पीपल, शाकुंतला देवी, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, राजेश अग्रवाल, छत्रपति शाहू महाराज, बाबूला नायक, बुलू नायक, निरंजन पटनायक, महात्मा गांधी, श्री नारायणा गुरु, सर्बानंदा सोनोवाल। डेट्स नंबर्स, जून 27, 2025 टुडे, जुलाई 9, 2025 यूएस टैरिफ डेडलाइन, 8.8 मिलियन इंडियन डायस्पोरा एमी, जुलाई 26, 1902 शाहू महाराज रिजर्वेशन 50%, 100 से $120 पर बैरल ऑयल प्राइस एस्टिमेट, $500 बिलियन इंडिया यूएस ट्रेड टारगेट 2030, 41.18 बिलियन यूएस ट्रेड डेफिसिट 24-25, 16% एफएटीएफ ओयो 11 इफेक्टिव कंट्रीज, 1000 करोड़ रुपए एसएफसीएल कैपिटल, 45% इंडिया एनडीसी टारगेट एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, 12 मार्च 1925 गांधी गुरु मीट, 1.4 बिलियन ईयर्स सालखान फॉसिल्स। कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्तता, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग प्रसार वित्त पोषण, आधार ऑथेंटिकेशन आधार प्रमाणीकरण, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म, मार्केट एक्सेस बाजार पहुंच, ड्यूटी कंसेशंस शुल्क रियायतें, काउ विजिलेंटिज्म गो सतर्कता, फादर ऑफ रिजर्वेशन आरक्षण के जनक, एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम ईटीएस, रिस्क बेस्ड अप्रोच आरबीआई, फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन, मैरीटाइम एनबीएफसी। बहुत बढ़िया, ये प्रीलिम्स के लिए काफी उपयोगी रहेगा। अब आते हैं मेंस मास्टर स्ट्रोक पर। आज की चर्चा के आधार पर अभ्यास के लिए एक प्रश्न है, द रीसेंट एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया presents a formidable stress test for India's foreign policy. Critically analyze the multifaceted implications of the crisis for India's strategic interests, including energy security, diaspora safety, and its policy of strategic autonomy. 250 words. पश्चिम एशिया में संघर्ष की हालिया वृद्धि भारत की विदेश नीति के लिए एक कड़ी तनाव परीक्षा प्रस्तुत करती है। भारत के रणनीतिक हितों, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी सुरक्षा और इसकी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति शामिल है, पर संकट के बहुआयामी प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। ये एक बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वे इस पर जरूर सोचें और लिखने का प्रयास करें। बिल्कुल। तो आज हमने काफी जटिल और गंभीर विषयों पर विस्तार से बात की। वेस्ट एशिया के तनाव से लेकर एससीओ में भारत के स्टैंड, व्यापार वार्ता, घरेलू सामाजिक मुद्दे, ऐतिहासिक विरासत, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तक। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इन सबको समझना जरूरी है। हर जानकारी एक ईंट की तरह है, जिससे ज्ञान का एक मजबूत किला बन सकता है। तो सीखते रहें, जिज्ञासा बनाए रखें। और इस विस्तृत विश्लेषण को समझने के लिए आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं, ताकि सभी बारीकियां स्पष्ट हो जाएं। ये न केवल यूपीएससी परीक्षा के लिए, बल्कि एक सूचित नागरिक बनने के लिए भी फायदेमंद है।
और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये सामग्री उपयोगी लगती है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें समर्थन भी दे सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में मदद मिलेगी। हमारी जानकारी के स्रोत प्रमुख रूप से द हिंदू और पीआईबी रहे हैं। हम अगले एपिसोड में और महत्वपूर्ण विश्लेषणों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कीप फाइटिंग। धन्यवाद।